हम्म। हाँ भैया कर रहे हैं। प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यार से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे बना है आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार तथा विश्वास से। सभी साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से बैच मास्टर बैच में, जो कि है इंडिया का सबसे पहला एआई पावर्ड बैच। तो बच्चों देर नहीं करते हैं और पढ़ते हैं आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं, जिसका नाम है अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। और देखते हैं बेटा जनन स्वास्थ्य में हमने क्या क्या पढ़ लिया था और उससे हमको आगे बढ़ना है। तो भैया मैंने आपको बता दिया था उल्वेदन के बारे में और गर्भ निरोधक के बहुत सारे उपाय के बारे में। प्राकृतिक विधि मैंने आपको बता दी थी, रोधक विधि मैंने आपको बता दी थी, और अंतःगर्भाशय युक्ति मैंने आपको बता दी थी। आज बच्चों मुझे आपको बताना है गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। आ जाओ। तो बच्चों मैं आपको गर्भ निरोध की अस्थायी विधि के बारे में बता रहा था। एक बच्चा नहीं दिख रहा है कमेंट में। हेलो, आ गए हो ना जी? पक्का ना? तो चलो भाई पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमको पढ़ना था गर्भ निरोधक गोलियां। क्या होता है गर्भ निरोधक गोलियां? तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं। गुड आफ्टरनून, तुम आए तो सही, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम तो आए। ठीक है। अरे खाना पीना निखिल साहनी कैसे हो सकता है? बैक टू बैक मेरी क्लासेस होती हैं सुबह 7 बजे से लेकर अभी। अब खाना पीना होगा बेटा इस क्लास के बाद। ठीक है, देखो गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं। ये भी गर्भ निरोधक के स्थायी अस्थायी अ, उपचार उपाय होते हैं। आप जानते हैं भैया, निखिल भाई खाना पीना हो जाएगा इस क्लास के बाद। तो होता क्या है, कुछ ऐसी गोलियां होती हैं, गोलियां मतलब ये जो चलती हैं वो वाली नहीं, खाने वाली। तो बेटा कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं, कुछ ऐसी टैबलेट हैं बच्चों, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर होता है प्रोजेस्ट्रॉन और प्लस एस्ट्रोजन। तो हार्मोन होते हैं बेटा। सर इससे क्या होता है? ये हार्मोन तो महिला के काम के होते हैं। बच्चों मैंने आपको मासिक चक्र पढ़ाया था, और उसमें बताया था कि पहले से लेकर 14वें दिन तक एस्ट्रोजन हार्मोन ऊपर रहता है, और 14 के बाद 28 दिन तक क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हाई रहता है। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पहले दिन से ही हाई हो जाएगा तो अंडोत्सर्ग नहीं होता है बच्चों। इस हार्मोन की वजह से, इस दवा में इस हार्मोन की वजह से अंडोत्सर्ग नहीं होता है बच्चों। अंडोत्सर्ग नहीं होता है तो महिला में अंडाणु नहीं बनते हैं, अंडाणु नहीं मिलेगा तो संतान पैदा नहीं होगी। तो भैया कुछ ऐसी मुंह से खाने वाली दवाइयां होती हैं जिसका खाने पर महिलाओं में अंडोत्सर्ग नहीं होता है, अंडाणु जो होते हैं वो अंडवाहिनी में नहीं आ पाते हैं, जिससे फिर निषेचन नहीं हो पाता है और महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये हार्मोनल गोलियां हैं। ठीक। ठीक, ओरल यानी मुखीय, खाने वाली, मुंह से खाने वाली मुखीय जो हार्मोनल गोलियां हैं, जो अंडोत्सर्ग को बाधित करती हैं। जो अंडोत्सर्ग को बाधित करती है। ठीक, जो अंडोत्सर्ग को होने से रोक देती हैं, गड़बड़ कर देती हैं। अब बच्चों खाई कब जाती है? इसे डेली खाया जाता है। मासिक चक्र 28 दिन का होता है, तो 1 से लेकर 21 दिन तक लगातार खाती महिलाएं, और 21 से लेकर 28 दिन तक छोड़ देती हैं। मतलब लास्ट के 1 हफ्ते नहीं खाती हैं ताकि मासिक चक्र हो सके। तो बेटा इन्हें मासिक चक्र के 21 दिन तक लगातार खाना होता है। खाना होता है। इसका उदाहरण क्या है बच्चों? इसका उदाहरण है भैया मालाडी। मार्केट में बच्चों या सरकारी हॉस्पिटल में फ्री मिलती है माला डी के नाम से, या माला एन। तो माला डी या माला एन नाम के मिलती हैं बच्चों। इसको खा करके गर्भ निरोधक उपाय किए जाते हैं। एक और गोली है बच्चों, जो कि हफ्ते में केवल एक बार खाई जाती है। भारत सरकार में
दवाओं के बारे में रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, उसे कहते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है। तो एक दवाओं का रिसर्च सेंटर है भारत में, का नाम है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है, यूपी के लखनऊ में है। द्वारा इन्होंने एक दवा बनाई है, द्वारा सहेली नाम की गर्भ निरोधक गोली बनाई गई है। बनाई है, जो साप्ताहिक है, मतलब सप्ताह में एक बार खाई जाती है, जिसे हफ्ते में केवल एक बार खाया जाता है। नाम याद रखिएगा भैया, इसे कहते हैं सहेली। हाँ बेटा, इन सब के साइड इफेक्ट होते हैं, इन सब के साइड इफेक्ट होते हैं, इन सब दवाओं के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते पर थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बच्चों और क्या है, उसके बाद बेटा डायरेक्ट हमारे पास है स्थायी गर्भ निरोधक। अगला हमारा बेटा उसे कहते हैं स्थायी गर्भ निरोधक। बहुत सिंपल सा चीज बेटा और इंपॉर्टेंट है। परमानेंट सोल्यूशन करेंगे किसका, गर्भ निरोध का। एक मिनट, चलो बेटा बैटरी चेंज करना पड़ता है इसकी। चले, क्या क्या साइड इफेक्ट है। अरे बेटा, मासिक चक्र कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, महिलाओं को चक्कर आ सकते हैं, महिलाओं को मूड स्विंग हो सकते हैं, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत नहीं होते पर थोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, चक्कर आना, भूख ना लगना, ऐसे थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लव यू बेटा। हाँ, आपका चैट दिख रहा है बेटा, यशवर्धन कुमार दिख रहा है। अब सुनना बच्चों, स्थायी गर्भ निरोधक क्या होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, इसको बेटा हम नसबंदी भी कहते हैं, इसी को हम नसबंदी भी कहते हैं। नसबंदी, नसबंदी। देखो नसबंदी क्या होता है, मैंने आपको पुरुष जनन तंत्र पढ़ाया था, और उसमें बताया था ऐसे वृषण होता है, उससे नलिका निकलती, उसे कहते हैं शुक्रवाहक। याद होगा आपको। शुक्रवाहक में शुक्राणु जाते हैं और वीर्य बनाते हैं। शुक्रवाहक में शुक्राणु जाते हैं और यहाँ जनन ग्रंथियों से मिलते हैं और वीर्य बनाते हैं। यहाँ जनन ग्रंथियों से मिलते हैं और वीर्य बनाते हैं। और उसके बाद बच्चों सिसन से क्या निकलता है, सिसन से मूत्र मार्ग के द्वारा, ठीक, मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, वीर्य बाहर आता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं वृषण के अंदर, और जो शुक्राणु बनता है वो शुक्राणु बनने के बाद यहाँ पे ट्रेवल करता है शुक्राशय से, और जा करके इन तीनों ग्रंथियों के द्रव्य से मिल जाता है, और यहाँ बनता है वीर्य, और यही वीर्य जनन के दौरान बाहर आता है। ठीक है, यहाँ से मूत्र मार्ग से। अब होगा क्या बच्चों, अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। तो इसमें नसबंदी में क्या करते हैं डॉक्टर, इस शुक्रवाहक को काट देते हैं। लो भाई, काट देते हैं, और ना सिर्फ काटते हैं बल्कि काट के बांध देते हैं। शुक्रवाहक को काट देते हैं और काट के बांध देते हैं। काट के बांध देते हैं। अब काट के बांध दिया भैया, तो ये शुक्राणु ऊपर नहीं जा पाएंगे, शुक्राणु ऊपर जाएंगे नहीं तो वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा, वीर्य में शुक्राणु नहीं होगा तो संतान कैसे पैदा होगी। तो सर जो शुक्राणु बनेगा वो कहाँ जाएगा, बेटा जो शुक्राणु बनता है उसको ये वृषण के ऊपर अधिवृषण होता है वो अवशोषित कर लेता है। तो शुक्र को काट कर बांधना ही क्या कहलाता है, नर नसबंदी कहलाता है। इसी प्रकार से मादा में अंडवाहिनी में आप जानते हैं निषेचन होता है, ये है अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी है।
डॉक्टर क्या करता है, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको काट के बांध देता है, इसको काट के बांध देता है, अंडवाहिनी को काट के बांध देता है। अब इससे क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं शुक्राणु ऐसे आते हैं, यहाँ अंडाणु है, लेकिन आगे जा ही नहीं पाएंगे, जब आगे जा नहीं पाएंगे तो संतान पैदा होने का कोई चांसेस नहीं है। इस घटना को कहते हैं भैया, इसमें कहते हैं शुक्रवाहिका उच्छेदन या विच्छेदन। और इसे कहते हैं अंडवाहिनी उच्छेदन। ठीक, ये दो प्रकार की नसबंदी होती है। ठीक है बेटा, एक मंथ में कितना एमएल स्पर्म बनता है ये नहीं है, स्पर्म हमेशा बनता है, हमेशा बनता रहता है। और एक एक इजाकुलेशन से एक बार स्खलित होता है तो कुछ एमएल जो है, कुछ मिलीलीटर स्पर्म वो आता है, वीर्य बाहर आता है। स्पर्म को बेटा हम नंबर में काउंट करते हैं, एक इजाकुलेशन से 230 मिलियन से ज्यादा शुक्राणु बाहर आते हैं। ठीक, तो बहुत एक ही सेकंड में कई हजार बन जाते हैं। ठीक, ठीक, तो ये प्रक्रिया चलती है, इसे कहते हैं नसबंदी। ठीक, ये क्या होता है, ये गर्भ निरोध का स्थायी उपाय है। बेटा अगर आप पिछली क्लास नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा, पिछली क्लास जरूर देख कर आइए। ये गर्भ निरोध का स्थायी उपाय होता है। सर इसको लिखेंगे कैसे, इसको मैं लिख के ला बेटा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, शल्य क्रिया विधि भी कहते हैं बेटा। शल्य क्रिया मतलब होता है ऑपरेशन, इसको हम शल्य क्रिया विधि भी कहते हैं, क्योंकि शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन होता है, डॉक्टर ऑपरेशन से करते हैं। इसमें ना कोई दर्द होता है, ना कोई इसका साइड इफेक्ट होता है, और एक बार हो जाएगा तो संतान पैदा नहीं होती। यह विधि उन लोगों के लिए कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते हैं। बेटा इस विधि को बंध्याकरण भी कहते हैं, इसके कई नाम है, नसबंदी, शल्य क्रिया विधि, बंध्याकरण, सब इसी के नाम है। ठीक, यह विधि परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। बंध्याकरण प्रक्रिया को पुरुषों में शुक्रवाहक उच्छेदन तथा महिलाओं में डिंबवाहिनी नलिका उच्छेदन कहा जाता है। बेटा डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी एक ही चीज होती है। ठीक, यह लिख देता बेटा। इस विधि में पुरुष में शुक्रवाहक को, व महिला में अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। हो गया बेटा, अंडाणु एक पूरे महीने में एक बनता है, बताया था 14वें दिन पे एक अंडाणु बाहर आता है। तो नाइट फॉल क्यों होता है बेटा, ये जो वीर्य है वो बनता रहता है और शुक्राणु बन के इकट्ठा होते रहते हैं अधिवेशन में, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और शारीरिक संबंध नहीं बनता है तो ये जो अतिरिक्त वीर्य रहता है पुराना वो अपने आप बाहर आ जाता है। महीने में 2 महीने में ऐसे अगर ये प्रक्रिया होती है, इसी को हम स्वप्न दोष या नाइट फॉल कहते हैं। और महीने में 1-2 बार हो रही है, कोई भी बीमारी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये बार बार हो रहा है बच्चों, तो इसके लिए डॉक्टर को दिखा करके दवा लेनी पड़ती। क्लियर? राउडी ऋषि बता दो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? काजल, अंडाणु एक माह में एक बनता है, 28 दिन के मासिक चक्र में एक अंडाणु बनता है नॉर्मली। अब बच्चों आओ देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक है सागर्भता का चिकित्सकीय समापन। ये क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या होता है बेटा, इसको शॉर्ट में बेटा कहते हैं एमटीपी। एमटीपी पूछता बेटा, एमटीपी क्या है? एम मेडिकल, टी टर्मिनेशन, पी प्रेगनेंसी। चलो बेटा देखें क्या होता है एमटीपी। काजल पूछ रही है कि सर पीरियड्स में दर्द क्यों होता है? मैंने बताया था ना, पीरियड्स में होता क्या है, गर्भाशय का अंत स्तर, ये देखो गर्भाशय है ना, ये जो गर्भाशय का अंत स्तर बेटा वो टूटता है, टूट के योनि के मार्ग से बाहर निकलता है। अब आप खुद सोचो, कोई अगर आपके मांस को नोचेगा, टूटेगा तो दर्द तो होगा ना। तो मासिक चक्र के दौरान जो ये गर्भाशय का अंत स्तर टूट के रक्त के रूप में बाहर आता है ना, तो टूटता है तो वही क्रैम्प होता है, दर्द होता है। उसमें रक्त की नलिकाएं होती हैं, उसमें तंत्रिकाएं होती हैं, तो दर्द होता है। चलो भैया, अब आप बात करते हैं बेटा एमटीपी के बारे में। एमटीपी क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई महिला क्या है, प्रेग्नेंट हो गई है, एक महिला है, एक महिला है, सागर्भता मतलब होता है प्रेगनेंसी। अब वो क्या हो गया बेटा, प्रेग्नेंट हो गई। अब ये महिला नहीं चाहती है कि उसकी संतान हो। ये प्रेगनेंसी कैसी बेटा, अनचाही है, अनचाही। मतलब वो नहीं चाहती है कि वो प्रेग्नेंट हो। इसका रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन हो सकता है, मान लेते हैं कोई गर्भ निरोध का इस्तेमाल किया गया, वो फेल हो गया। कोई गर्भ निरोध का इस्तेमाल किया गया पर वो असफल हो गया, दवा खाई फिर भी प्रेग्नेंट हो गई। 99.9% होता है, लेकिन 1% चांस होते हैं। या मान लेते हैं बेटा कोई अपराध हुआ हो, बलात्कार जैसे कोई केस हो। या हो सकता है महिला को कोई रोग हो, महिला के गर्भाशय समस्या हो सकता है महिला अगर प्रेग्नेंट होगी उसकी जान जा सकती है, उसका गर्भाशय सही नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लो पति पत्नी है, उन्होंने गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किया फिर भी महिला प्रेग्नेंट हो गई। या मान लेते हैं बलात्कार जैसे कोई घटना हुई है, कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है। या हो सकता है कोई महिला, डॉक्टर ने जांच किया, पता किया अगर ये प्रेग्नेंट होगी, प्रेग्नेंट तो हो गई है पर बच्चे का विकास होगा, गर्भाशय में दिक्कत है, इतना ब्लीडिंग हो सकती है कि मौत हो सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, आप जानते हैं प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है, 9 माह की। बेटा इस प्रेगनेंसी को पूर्ण होने से पहले जो गर्भ में बच्चा बच्चा पल रहा होता है उसको खत्म कर देते हैं। तो ये जो प्रेगनेंसी बेटा, इस प्रेगनेंसी को समाप्त कर देते हैं बेटा। ये जो अनचाही प्रेगनेंसी है, इस अनचाही प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी मतलब सागर्भता, समाप्त कर देते हैं। डॉक्टर करते बेटा, मतलब उस भ्रूण को नष्ट कर देते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं एमटीपी, सागर्भता का चिकित्सकीय समापन डॉक्टर करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। ठीक, लव यू टू बेटा। इसी को क्या कहते हैं बेटा, एमटीपी कहते हैं। तो गर्भावस्था को पूर्ण करने से पहले किसी महिला के अनचाहे गर्भ को डॉक्टर द्वारा समाप्त कर देना ही क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, गर्भावस्था को पूरी होने से पहले ही दंपत्ति की इच्छा से, मतलब पति पत्नी की इच्छा से गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया को चिकित्सकीय सागर्भता समापन या प्रेरित गर्भपात कहते हैं, जिसको आप एबॉर्शन भी कहते हैं अंग्रेजी में, गर्भपात। सागर्भता का चिकित्सकीय समापन को भारत सरकार ने विशेष परिस्थिति में ही वैध माना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जब मन किया ये गर्भपात करवा लेते हैं। भारत सरकार ने नियम कानून बनाए हैं कि कोई महिला प्रेगनेंसी को कब समाप्त करा सकती है। इसके लिए बेटा बहुत नियम कानून होते हैं, ऐसे ही कोई नहीं करवा सकता है। ये कब हो सकता है, गर्भ निरोधक साधनों के असफल होने पर, अनचाहे गर्भधारण होने पर, या बलात्कार जैसे मामलों में इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, भारत सरकार ने एमटीपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए सन 1971 में एमटीपी को कानूनी स्वीकृति प्रदान की है। मतलब 1971 में ही भारत सरकार ने ये कानून बना दिया है कि कब होगा, कौन कर सकता है। इसी कारण लिंग जांच पर भी रोक लगा दी गई और कन्या भ्रूण हत्या पर भी नियम लगाया गया है। अब सुनो, कोई महिला, ये जो एमटीपी है, एमटीपी कब तक करवाई जा सकती है, मतलब कब तक गर्भ को नष्ट किया जा सकता है। देखो 12 सप्ताह तक, 12 सप्ताह मतलब 3 महीना, 4 महीने, हफ्ते का 1 महीना होता है, तो 4 तिहाई 12, तो 12 सप्ताह तक अगर एमटीपी होती है, डॉक्टर नष्ट करते हैं। डॉक्टर नष्ट कैसे करते हैं, दवा से बताऊंगा। एमटीपी सुरक्षित होती है, तब महिला को कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद बेटा क्या होता है, खतरनाक।
12 सप्ताह के बाद जोखिम पूर्ण हो जाता है, तब महिला को नुकसान हो जाएगा। 12 सप्ताह के बाद एमटीपी होता है, वो असुरक्षित हो जाता है। ये गर्भपात कराया कैसे जाता है? या तो ऑपरेशन से, एमटीपी कराने के लिए या तो ऑपरेशन होता है। गर्भपात कैसे होता है? या तो शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन से, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। अब ये डॉक्टर जांच के बता सकते हैं, कोई महिला अपने से नहीं करा सकती, डॉक्टर जांच करते हैं। या फिर दवा होती बेटा, RU486, मिफिप्रिस्टोन। इसके बड़े दुष्प्रभाव भी होते हैं, इसलिए डॉक्टर की देखरेख में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक ठीक सर, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, क्या करें? ठीक, अपने खाने में विटामिन बी को ऐड करो, तभी सही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? डन। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये दवाएं हैं। एक दवा और आती है बेटा, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी प्रेगनेंसी किट। उसमें होता क्या है? मैथुन के 72 घंटे के अंदर भी कुछ दवाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब पति पत्नी है, उन्होंने गर्भनिरोधक उपाय का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वो संतान नहीं चाहते हैं, तो कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जो मैथुन के 72 घंटे के अंदर ले ली जाए तो गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है, बाजार में अनवांटेड 72 नाम से आती हैं। ठीक, ये 3 महीने वाली हैं और कुछ अल्पकालीन भी होती हैं। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एमटीपी क्या होता है, तो आप बताओगे ये जो लिखा हुआ है, एमटीपी कितने हफ्ते तक सुरक्षित होती है? आप बताओगे 12 सप्ताह तक। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आजा भाई, अगला हम टॉपिक देख लेते हैं, बहुत शानदार है, वो है यौन संचित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी क्या होता है? व्हाट इज एसटीडी? और यौन संचित रोग क्या होते हैं? चलें चलें, क्या होता है यौन संचित रोग एसटीडी? सी, व्हाट इज एसटीडी? एसटीडी क्या है? मान लेते हैं एक महिला एक पुरुष है बेटा, बाद में देखते हैं बेटा लास्ट क्लास में, संध्या लास्ट में देखते हैं बेटा कॉल करने का। लव यू टू बेटा, लव यू टू। सुनना, मान लेते हैं एक पुरुष है और एक महिला है, और इसी तरह से बेटा एक पुरुष और महिला और है। ठीक, अब इस पुरुष को कोई रोग है और यहाँ इस महिला को रोग है। ठीक है, दो केस है, एक में पुरुष को रोग है और एक, हाँ बेटा पीरियड्स बहुत जरूरी हैं, अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो संतान नहीं पैदा होगी। कोई महिला तभी संतान पैदा कर सकती है जब उसको पीरियड्स हों। ठीक, अब सुनना बच्चों, अब इन दोनों के मध्य में मैथुन होता है। क्या होता है भैया? मैथुन होता है। और यहां भी इन दोनों के मध्य में मैथुन होता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही, मैथुन हो रहा है। अब शारीरिक संबंध बनाने के दौरान, मैथुन होने के दौरान, ठीक है, अगर कोई बीमारी इस पुरुष को है और वो महिला में हो जाए मैथुन से, और यहां इस महिला को बीमारी है और पुरुष को हो जाए मैथुन से, तो ऐसी बीमारी क्या कहलाती है? यौन संचित रोग कहलाते हैं बेटा। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक, अब सुनना बच्चों, तो ऐसा कोई बीमारी जो
संक्रमित पुरुष से महिला को शारीरिक संबंध बनाने के दौरान या संक्रमित महिला से पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने के दौरान फैल जाए, हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? यौन संचित रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे एड्स, आपने एड्स का नाम सुना होगा। अगर किसी पुरुष को एड्स है और वो दूसरी महिला के साथ जो कि सही है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उस महिला को भी एड्स हो जाएगा। या किसी महिला को एड्स है और एक स्वस्थ पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो महिला से पुरुष को हो जाएगा। तो शारीरिक संबंध बनाने के दौरान अगर कोई बीमारी इधर से उधर जा रही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसे हम नाम देते हैं भैया यौन संचित रोग। ठीक, चलें। तो वह रोग जो संभोग के समय, बेटा संभोग, मैथुन, शारीरिक संबंध, ठीक, मेटिंग, सब एक ही चीज है। मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है, बेटा संचित मतलब फैलता है, उन्हें यौन संचारित रोग या लैंगिक संचारित रोग कहा जाता है। अब इन्हें यौन रोग या गुप्त रोग भी कहा जाता है, इसे यौन रोग या गुप्त रोग भी कहा जाता है। अब बच्चों ये बहुत सारे हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ वायरस से होते हैं। ठीक है बेटा, आएगा अपडेट, सारा एक अपडेट आ जाएगा बेटा, हमने उसके बारे में बात की बेटा, शिल्पी एचडी का फुल फॉर्म बता दिया। अब सुनना बच्चों, कुछ बीमारी का नाम बताऊंगा, आपको क्या याद रखना है? बीमारी का नाम, बीमारी किससे हो रही है और बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सा है। तो कुछ बीमारी बैक्टीरिया से होती है ऐसी, कुछ बीमारी वायरस से होती है भैया। जैसे पहली बीमारी का नाम है सुजाक। पहली बीमारी का नाम बेटा क्या है? सुजाक। बीमारी का नाम क्या है बेटा? सुजाक। इसे गोनेरिया भी कहते हैं। अब ये होता कैसे है? ये एक बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया गुरुजी? उसका नाम है नाइसेरिया गुनेरी नाम के बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम बेटा क्या है? इस नाइसेरिया गुनेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसमें होता क्या है बेटा? जब कोई मूत्र त्याग करता है उसको जलन होती है। मूत्र त्याग के समय क्या होती है? जलन होती है। ये वो रोग है। और कौन ऐसा रोग है? सिफिलिस। अगली बीमारी का नाम बेटा है सिफिलिस। सिफिलिस में क्या होता है? सिफिलिस भी यौन संचित रोग होता है और एक किससे होता है? ट्रेपोनीमा पैलिडम नाम के जीवाणु से होता है। इसमें लक्षण क्या होता है? जनन अंग पर घाव हो जाता है। पुरुष और महिला के जनन अंग पर घाव हो जाता है, ये इसके लक्षण है। बीमारी का नाम, बीमारी किससे हो रही है और बीमारी का लक्षण आपको याद रखना, ये आपको लिखना होगा। अगला, वायरस से बीमारी कुछ होती है बेटा, एड्स। तो एड्स किससे होती है बच्चों? एचआईवी नाम के वायरस से होता है, एचआईवी। इसमें बुखार लगातार बना रहता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो जाता है इस बीमारी में। अगली बीमारी कौन सी है? हेपेटाइटिस बी। अब ये एक वायरस से होती है बेटा, उसे कहते हैं HBV। फुल फॉर्म बेटा हेपेटाइटिस बी। ये इसका फुल फॉर्म है। इस वायरस से होता है। विषाणु मतलब होता है बेटा वायरस। इसमें क्या होता है बेटा? पेट में दर्द होता है, जी मचलाता है और बेटा ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। लाइलाज मतलब जिसका कोई इलाज नहीं उसे लाइलाज बीमारी कहते हैं। इसका कोई इलाज ही नहीं है, अगर हो गया तो हो गया, इसे लाइलाज बीमारी। जेनाइटल वॉर्ट, ये किससे होता है बच्चों? ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, HPV कहते हैं। इसमें क्या होता है? पुरुष और महिला के जनन अंग पे क्या हो जाते हैं? मस्से हो जाते हैं। इस बीमारी में मस्से बन जाते हैं। मस्से मतलब ऐसे गांठ जैसा बन जाता है। ठीक, कहाँ बन जाता है? जनन अंगों पर। और कौन सी बीमारी है हमारे पास? बस इतनी बीमारी बेटा, क्लियर है? तो ये वो बीमारी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बेटा? गोनेरिया है, नाइसेरिया गोनोरी करता है, मूत्र त्याग के समय जलन होती है। सिफिलिस है बेटा, इसको उपदंश भी कहते हैं। सिफिलिस में क्या होता है? ट्रैपेनीमा पैलिडम से फैलती है, जननांग पर घाव हो जाता है। एड्स है, HIV से होता है, प्रतिचेतन समाप्त हो जाता है। हेपेटाइटिस बी होता है, HPV, HBV सॉरी, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, पेट में दर्द होता है, जी मचलाता है। जेनाइटल वार्ड बेटा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, मस्से बन जाते हैं जननांग। क्लियर है? हाँ बेटा, गुरुचरण गुंजन क्या कमेंट है? सर आपकी शादी हो गई? आदित्य नहीं बेटा। प्रतिरक्षा तंत्र शिल्पी कुमारी बताता हूँ क्या होता है ना।
आपके शरीर में बैक्टीरिया आता है, आपके शरीर में वायरस आता है, हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं, लेकिन हम बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं? बेटा हमारे अंदर एक तंत्र होता है जो बीमारी से लड़ता रहता है हमेशा, तो उसे कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने का एक तंत्र होता है जो हमको जल्दी बीमार नहीं होने देता है, हमारी डब्ल्यूबीसी बनाती है। डब्ल्यूबीसी जानते हैं बेटा? श्वेत रक्त कणिका। आपके खून में 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमारे खून की जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो एक तंत्र बनाती है, उसे कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आता है उसे लड़ती हैं, लेकिन एड्स बीमारी में क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो जाता है, उसी को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। गुरुचरण गुंजन, मैंने अभी बता दिया बेटा, अपडेट वाली बात बता दी। अब ये मेरे हाथ में नहीं बेटा, ये गूगल के हाथ में है, हमने उसको रिपोर्ट भेज दी, वो कर देगा। ठीक है बेटा, एंटीबॉडी शिल्पी ये चैप्टर नंबर 8 में बताएंगे, अभी नहीं, अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा ना, फिर वो टॉपिक अलग हो जाएगा। एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, चैप्टर नंबर 8 का इंतजार करिए, बस हो जाएगा। ठीक है चांदनी, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पाया बेटा, फिर से लिखो चांदनी अपना क्वेश्चन फिर से लिखो। अब भैया अगला भैया हमारे पास क्या टॉपिक है, बंधता। इनफर्टिलिटी क्या होता है, बंधता या इनफर्टिलिटी क्या है? ये क्या होता है सर, इनफर्टिलिटी क्या होता है, बंधता किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, आईवीएफ बेटा इसके जस्ट बाद, मधु कुमारी इसके जस्ट बाद, बंधता के जस्ट बाद आप आईवीएफ पढ़ने वाले हो। बता रहे बेटा आईवीएफ क्या है, बंधता क्या है, पहले देखो। मान लो कोई पति पत्नी है, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे घटनाएं सुनी होंगी कि कोई पति पत्नी है। ठीक, पति पत्नी कैसे बेटा, इनका विवाह हुआ होगा तभी तो बने होंगे। तो एक लड़का एक लड़की ने शादी कर ली, पति पत्नी कहलाए। अब इनके विवाह के लगभग 2 साल हो गए, कितने हो गए बेटा, 2 वर्ष। ये साथ में रहते हैं और इनके बीच में शारीरिक संबंध भी बन रहा है। इनके बीच में क्या बन रहा है बेटा, शारीरिक संबंध बन रहा है, मैथुन हो रहा है। इनके मध्य में शारीरिक संबंध बन रहा है और ये कोई गर्भ निरोधक उपाय इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना तो कॉन्डोम इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो कॉपर टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो गर्भ निरोधक गोली खाई जा रही है, फिर भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हुई है। ठीक है, ये कोई गर्भ निरोधक उपाय इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 2 साल हो गए शादी के, ये गर्भ निरोध का इस्तेमाल नहीं करते और इनकी शादी के 2 साल हो गए और फिर भी संतान नहीं हुई। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं भैया, बांझपन कहते हैं या बंध्यता कहते हैं। यदि किसी पति पत्नी में विवाह के 2 वर्ष बाद भी शारीरिक संबंध बनने के बावजूद और किसी प्रकार का गर्भ निरोधक इस्तेमाल ना करने के बावजूद संतान पैदा नहीं हो रही है, तो इसे बांझपन कहते हैं, बंध्यता कहते हैं। क्लियर बेटा, एचआईवी एक बीमारी है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक वायरस होता है, बीमारी करता है। 8 चैप्टर तक वेट कर लिया बेटा, चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें सब पढ़ेंगे। बेटा जितना मास्टर एआई बैच में बोला गया सुविधा, एक भी सुविधा नहीं मिला बेटा, मिला है, बीवाईटी मिला, मैं आपको दिखा दूं, मिला है। तारा एआई को हमने इंटीग्रेट किया था पर उसमें समस्या आ गई, हमने गूगल को अपडेट भेजा है, वो वापस आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लो भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना कहो मेरे भाई। हाँ गुरुचरण, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप में अभी तक वो अपडेट ना आया होगा, अगर आया ना होता किसी में ना आता बेटा, और बच्चे यूज कर रहे हैं, ऐसा मत कहिए। ये देखो, बिल्ड योर ओन टेस्ट का दे रहा है, योर लर्निंग जर्नी दे रहा है, विद्या कुल कंप्लीट दे रहा है, हमने कहा था 1-on-1 चैट होगी, वो भी हो रहा है। बस तारा एआई को फिर से हमने भेजा है और अच्छा बेटर करने के लिए। और क्यों भेजा, आप ही बच्चों की शिकायत आई थी कि सर ये कई क्वेश्चन का गलत आंसर दे दे रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फिर से भेजा है कि और बेहतर करके किया जाए। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत हो। तो संतान पैदा हुआ है तो फिर बाद में संतान नहीं पैदा बेटा, अब उसकी कोई कमी हो सकती है बेटा, कमी क्या हो सकती है, इस कंडीशन बेटा हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन कहते हैं बेटा बंधता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब ये होता क्यों है, ठीक है, मतलब किसी दंपत्ति में, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, किसी दंपत्ति में विवाह के 2 वर्ष बाद भी गर्भ निरोधक इस्तेमाल ना करने पर भी
गर्भनिरोधक प्रयोग ना करने पर भी संतान उत्पत्ति ना होना। ना होना बंध्यता या बांझपन कहलाता है। बांझपन कहलाता है। इसे हम कहते हैं बेटा बंध्यता या बांझपन कहते हैं। सर ऐसा होता क्यों है? कोई पुरुष या कोई महिला बांझ क्यों हो जाती है? क्या रीजन है कि कोई महिला जो है वो बंध्यता इसके लिए हो जाती है? कोई महिला क्यों हो जाता है? आज इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, क्या कारण है बेटा? ठीक है, संतान पैदा हुआ है फिर भी संतान नहीं पैदा नहीं हो रहा है। बेटा ऐसा हो जाता है, हो सकता है कि संतान पैदा हो गई हो लेकिन उसके बाद दिक्कत आ गई है। ठीक है, इस वजह से। अब वो दिक्कतें क्या हो सकती हैं? वो दिक्कतें क्या हो सकती है बेटा? सुनना, हो सकती हैं क्या? पुरुष में भी कुछ कमियां हो सकती हैं और महिला में भी। पुरुष में बाध्यता क्यों होती है? कोई पुरुष पिता क्यों नहीं बन पाता है? बाध्यता क्यों हो जाती है? और कोई महिला है वो, उसमें क्या हो सकता है? महिला में बंधता क्यों हो जाती है? तो दोनों में बंधता हो सकती है बेटा। का रीजन क्या है? मान लो किसी पुरुष में शुक्राणु नहीं बन रहे हैं। बेटा कोई पुरुष है, एक मिनट बेटा, कोई बदतमीजी कर रहा है, मैं इसका फोन जरा साइलेंट कर दूं। बेटा किसी पुरुष में शुक्राणु नहीं बन रहे हैं। या किसी पुरुष में शुक्राणु कम बन रहे हैं। किसी पुरुष में शुक्राणु कम बन रहे हैं। या टेस्टोस्टेरोन कम बन रहा है, हार्मोन। यह एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं बेटा स्तंभन दोष। तो ये कुछ बीमारियां होती हैं जिस वजह से कोई पुरुष पिता नहीं बन पाता है, बांझ जाता है। किसी पुरुष में शुक्राणु कम बन रहे हैं, या किसी पुरुष में शुक्राणु नहीं ही बन रहे हैं, या किसी पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बने। बेटा हार्मोन नहीं बनेगा, शुक्राणु भी नहीं बनेगा। एक बीमारी होती है स्तंभन दोष। स्तंभन दोष क्या होता है? जो पुरुष का सिसन होता है, पेनिस, वो महिला की योनि में प्रवेश कराता है, लेकिन पुरुष के सिसन को योनि में प्रवेश करने के लिए उसमें तनाव आना जरूरी है। तो पुरुष के सिसन में संभोग के दौरान, मैथुन के दौरान तनाव आता है। यदि किसी पुरुष के सिस्टम में तनाव नहीं आता है, इसी बीमारी को हम कहते हैं स्तंभन दोष। इंग्लिश में कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तब बोला गया था ऑडियो में भी होगा, लेकिन मेरे में नहीं है बेटा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप में अभी अपडेट नहीं आया बेटा। ठीक है, अपडेट नहीं आया है, आप में अभी अपडेट नहीं आया है, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है बेटा गुरचरण। और कोई कारण नहीं है कि आपको नहीं दिया गया है, बच्चों को मिला हुआ है। हाँ, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा वीडियो चल रहा है पिछली क्लास का। देखो यहाँ लिखा ऑडियो मोड। ऑडियो मोड आ गया ना? तो हो सकता है बेटा, ये चीज हो सकती है। क्लियर? ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है। अब सुनना, महिला में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? महिला में बेटा हो सकता है बेटा अंडाणु नहीं बन रहा है। किसी महिला में बेटा अंडाणु नहीं बन रहा है। अंडाणु नहीं बन रहा है, या मादा हार्मोन नहीं बन रहा है, या अंडवाहिनी बंद है। बेटा अंडवाहिनी में निषेचन होता है, अगर अंडवाहिनी बंद होगी शुक्राणु कैसे आएगा? अंडवाहिनी बंद होना, या गर्भाशय समस्या।
तो ये कुछ समस्याएं हैं, ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि आपको देखने को मिल सकती है किसमें, महिला में, जिस वजह से बांझ हो जाती है। तो भैया ये कुछ कारण होते हैं महिलाओं में बांझपन के। अब सवाल ये है कि अगर कोई महिला या पुरुष इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो उनको संतान कैसे दी जाए। तो भैया इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सहायक जनन तकनीक का। अब बेटा हम आपको पढ़ाते हैं आईवीएफ क्या होता है। तो सहायक जनन तकनीक क्या होता है, ध्यान सुनना। 2-3 तकनीक बेटा आपको पढ़नी है, सुनना, बहुत ध्यान सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते बेटा एक पति पत्नी को संतान नहीं पैदा हो रही है, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु बन रहे हैं। एक पति पत्नी है, इनमें कुछ कमी की वजह से इनको संतान पैदा नहीं हो रही है, लेकिन इसमें शुक्राणु बन रहा है। नर के अंदर शुक्राणु बनता है और मादा के अंदर बराबर अंडाणु बन रहा है, लेकिन इनमें निषेचन नहीं हो पा रहा है किसी कमी से। मान लो महिला का अंडवाहिनी बंद है, या हो सकता है पुरुष के शुक्राणु कमजोर हैं, किसी वजह से बेटा तो पति पत्नी शुक्राणु बन रहे हैं, अंडाणु बन रहे हैं, लेकिन निषेचन नहीं हो रहा है। और निषेचन नहीं होगा तो संतान नहीं बन पाएंगे, और संतान नहीं बनेगी, माता पिता नहीं बन पाएंगे। तो डॉक्टर क्या करते हैं इसके लिए बेटा, डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर ने एक तकनीक बनाई है। क्या तकनीक बनाई है, इस पुरुष का शुक्राणु लेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है, और इस महिला का अंडाणु बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, और एक लैब में इसको ले जाएंगे बेटा। कहाँ ले जाएंगे बेटा, लैब में। और लैब में बेटा परख नली के अंदर, परख नली होता है बेटा टेस्ट ट्यूब, एक परख नली लेंगे। अब बेटा परख नली मतलब यहाँ लैब है, क्या मतलब है कि परख नली में ही होगा। इस पुरुष के शुक्राणु को रखेंगे और इस महिला के अंडाणु को रखेंगे लैब में, और यहाँ पे लैब में क्या करेंगे, शरीर के बाहर क्या कराएंगे, निषेचन कराएंगे। इस लैब में क्या होगा, निषेचन होगा, परख नली में, शरीर के बाहर हो रहा है ना। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पात्र निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ। इसे कहते हैं पात्र निषेचन या आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे हम कहते हैं बेटा आईवीएफ। तो शुक्राणु और अंडाणु को शरीर के बाहर लैब में निषेचन करवा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पात्र निषेचन या आईवीएफ कहते हैं। निषेचन होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। क्या बन गया, युग्मनज बन गया। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, पात्र निषेचन कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है बेटा। इसको पढ़ा दो, उसके बाद एग्जाम देने आप चले जाइएगा। बस एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, 2-3 टॉपिक बचेंगे, उसको कल फिर 5वां चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ करके। तो ये समझे, तो नर और मादा से शुक्राणु लिए और अंडाणु लिए और उसको लैब में निषेचन करा दिया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पात्र निषेचन, या इसे कहते हैं आईवीएफ, और बन गया युग्मनज। सर अब इस युग्मनज को क्या करेंगे बेटा, इस युग्मनज को उठा करके पुनः से महिला के अंदर भेज देंगे, पत्नी के अंदर यहाँ भेज देंगे इसके, और फिर उसके अंदर संतान बन जाएगी। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसे क्या कहते हैं बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, यहाँ लिखा हुआ। इन विट्रो इस क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर जैसी ही परिस्थिति में शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है। इसमें पत्नी के अंडाणु तथा पति के पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर निषेचन कराया जाता है, जिससे जायगोट या युग्मनज का स्थानांतर होता है, जिसे पत्नी में कर दिया जाता है। इसे बेटा हम परखनली शिशु कहते हैं, या इसको हम आईवीएफ कहते हैं, ठीक है। इसके 2-3 चीजें और बची बेटा युग्मनज, लेकिन इसको हम आज नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि अब समय आपका समाप्त हो चुका है, आपकी परीक्षा भी है। तो आईवीएफ को टेस्ट ट्यूब बेबी को एक बार फिर से कल रिपीट करेंगे, और उसके बाद जो एक टॉपिक छोटा सा बचा रह गया इसको कल कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो आज बच्चों हमने एसटीडी देख लिया, वंध्यता देख ली, और कल क्या पढ़ेंगे बच्चों, कल हम पढ़ेंगे अध्याय 5। 5 मिनट बेटा इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर अध्याय 5 पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हो अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, नमस्कार, जय हिंद।